हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम 8वीं कक्षा के पाठ 10 स्वतंत्रता के बाद को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक नया और खंडित राष्ट्र। अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां थी। बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए थे। इन लोगों के लिए रहने का इंतज़ाम करना और उन्हें रोजगार देना जरूरी था। इसके बाद रियासतों की समस्या थी। तकरीबन 500 रियासतें राजाओं या नवाबों के शासन में चल रही थी। इन सभी को एक नए राष्ट्र के में शामिल होने के लिए तैयार करना एक टेढ़ा काम था। शरणार्थियों और रियासतों की समस्या पर फौरन ध्यान देना लाजमी था। लंबे तौर से इस नवजात राष्ट्र को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था भी विकसित करनी थी जो यहाँ के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को सबसे अच्छी तरह व्यक्त कर सके। देखिए, 1947 अगस्त में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके सामने कई चुनौतियां थी कि जो भारत और जो पाकिस्तान का जो बंटवारा हो चुका था उसकी वजह से 80 लाख लोग पाकिस्तान से भारत आए थे। इन लोगों के रहने का भी इंतज़ाम करना था और इनको रोजगार देना भी जरूरी था। इसके बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण समस्या थी कि भारत में उस समय 500 रियासतें राजाओं और नवाबों के शासन में चल रही थी और इन सभी को एक राष्ट्र में शामिल होना एक बहुत ही टेढ़ा काम था। आगे है चित्र 1। इलाहाबाद में महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन फरवरी 1948। देखिए, अभी स्वतंत्रता को 6 महीने भी नहीं हुए थे कि सारा राष्ट्र गहरे शोक में पड़ गया। 30 जनवरी 1948 को कट्टर विचार वाले नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। वह गांधी जी के इस दृढ़ विश्वास से मतभेद रखता था कि हिंदुओं और मुसलमानों को सद्भावना बनाए हुए इकट्ठा रहना चाहिए। उसी शाम हक्के बक्के राष्ट्र ने आकाशवाणी पर जवाहरलाल नेहरू का भावुक भाषण सुना। दोस्तों, साथियों, हमारी जिंदगी की रोशनी बुझ गई है और चारों तरफ अंधेरा है। हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। आगे है कि 1947 में भारत की आबादी काफ़ी बड़ी थी, तकरीबन 34.5 करोड़। यह आबादी भी आपस में बंटी हुई थी। इसमें ऊंची जाति और नीची जाति, बहुल हिंदू समुदाय और अन्य धर्मों को मानने वाले भारतीय थे। इस विशाल देश के लोग तरह तरह की भाषाएं बोलते थे। उनके पहनावे में भारी फर्क था। उनके खान पीन और काम धंधों में भी भारी विविधता थी। इतनी विविधता वाले लोगों को एक राष्ट्र राज्य के रूप में कैसे संगठित किया जा सकता था। देखिए, 1947 में जो भारत की जो आबादी थी वो तकरीबन 34.5 करोड़ थी और उसमें भी ऊंची जाति, नीची जाति, हिंदू धर्म, अन्य अलग अलग धर्म थे। लोगों की भाषाएं अलग अलग थी। उनकी पहनावे में भी काफ़ी फ़र्क था। उनके खाना पीना, उनके काम धंधे के तरीक़ों में भी काफ़ी विभिन्नता थी। तो एक समस्या यह थी कि इतने एक राष्ट्र राज्य के रूप में इन सबको कैसे संगठित किया जाए। एकता की समस्या के साथ ही विकास की भी एक समस्या थी। स्वतंत्रता के समय भारत का एक विशाल संख्या गांव में रहती थी। आजीविका के लिए किसान और काश्तकार बारिश पर निर्भर रहते थे। यही स्थिति अर्थव्यवस्था के गैर कृषि क्षेत्रों की थी। अगर फसल चौपट हो जाती थी तो नाई, बढ़ई, बुनकर और अन्य कारीगरों की आमदनी पर भी गहरा संकट पैदा हो जाता था। शहरों में फैक्ट्री मजदूर भीड़ भरी झुग्गी बस्तियों में रहते थे जहां शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधाओं की खास व्यवस्था नहीं थी। इस विशाल आबादी को गरीबी के चंगुल से निकालने के लिए न केवल खेती की उपज बढ़ाना था बल्कि नए उद्योगों का निर्माण भी करना था जहां लोगों को रोजगार मिल सके। देखिए, एकता की समस्या के साथ साथ ही विकास की समस्या भी बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि ज़्यादातर लोग गाँव में रहते थे और वो अपनी आजीविका के लिए बारिश पर निर्भर रहते थे। और जो दूसरे लोग थे, अगर उनकी फसल चौपट हो जाती थी तो दूसरे कारीगरों की आमदनी पर भी भारी संकट पड़ता था। शहरों में जो फैक्ट्रियों में जो मजदूर काम करते थे वो झुग्गी बस्तियों में रहते थे जहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा नहीं थी। इस विशाल आबादी को गरीबी से चंगुल के निकालने के लिए न केवल खेती की उपज बढ़ाना जरूरी था बल्कि नए उद्योगों का भी निर्माण करना जरूरी था जहां लोगों को रोजगार मिल सके। आगे है कि एकता और विकास की प्रक्रियाओं के साथ साथ चलना था। अगर भारत के विभिन्न तबकों के बीच मौजूद मतभेदों को दूर न किया जाता तो वे एक हिंसक और बहुत खतरनाक टकरावों का रूप ले सकते थे।
लिहाजा ऐसे टकराव देश के लिए महंगे भी पड़ते थे। कहीं ऊंची जाति और नीची जाति के बीच, कहीं हिंदुओं और मुसलमानों के बीच, तो कहीं और किसी वजह से तनाव की आशंका बनी हुई थी। दूसरी तरफ अगर आर्थिक विकास के लाभ आबादी के बड़े हिस्से को नहीं मिलते हैं तो और ज़्यादा भेदभाव पैदा हो सकता था। ऐसी स्थिति में अमीर और गरीब, शहर और देहात, संपन्न और पिछड़े इलाकों का फर्क पैदा हो सकता था। आगे है कि नई संविधान की रचना। दिसंबर 1940 से नवंबर 1949 के बीच तकरीबन 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में लंबा विचार विमर्श किया। यद्यपि इस संविधान सभा की बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, परंतु इसके सदस्य पूरे देश में फैले हुए थे और वे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि थे। इन चर्चाओं के फलस्वरूप भारत का संविधान लिखा गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। आगे है कि हमारे संविधान की एक खासियत यह भी थी कि उसमें सार्वभौमिक वयस्क मतलब कि सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार। हमारे संविधान की एक खासियत यह थी कि उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया। इसका मतलब यह था कि 21 साल से ज़्यादा उम्र के सभी भारतीयों को प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनाव में वोट देने का अधिकार था। यह एक क्रांतिकारी कदम था। इससे पहले कभी भी भारतीयों को खुद अपने नेता चुनने का अधिकार नहीं मिला था। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अन्य देशों की जनता को यह अधिकार टुकड़े टुकड़ों में ही दिया गया था। देखिए, सबसे पहला जो क्रांतिकारी कदम था वो हमारा देश का संविधान था, जिसको 26 जनवरी 1950 में लागू कर दिया गया था। और उसके बाद दूसरी जो प्रावधान दिया गया था वो मत देने का अधिकार था, कि मतलब अब भारत का प्रत्येक व्यक्ति जो 21 साल से ज़्यादा उम्र का था वो चुनावों में वोट देने का अधिकार रखता था। यह एक बड़ा ही क्रांतिकारी कदम था। चित्र 2, संविधान के उद्देश्य पर रोशनी डालने वाला प्रस्ताव को पढ़ते हुए जवाहरलाल नेहरू। वहां सबसे पहले संपन्न पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला। इसके बाद शिक्षित पुरुषों को भी मताधिकार दिया गया। मजदूर पुरुषों को काफी लंबे संघर्ष के बाद यह अधिकार मिला। महिलाओं को सबसे अंत में मत अधिकार मिला, वहां भी लंबे जुझारू संघर्ष के बाद। इसके विपरीत भारत में आज़ादी के कुछ ही समय बाद ये फैसला ले लिया कि देश के सभी स्त्री पुरुषों को यह अधिकार दिया जाएगा, भले ही वह अमीर हो, गरीब हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो। देखिए, दूसरे देशों में जो मत के अधिकार थे वो धीरे धीरे अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइम पे दिए गए थे। महिलाओं को सबसे आखिरी में दिया गया था और जो पुरुषों का था, सबसे संपन्न पुरुषों को सबसे पहले दिया गया था। उसके बाद शिक्षित पुरुषों को भी मत का अधिकार दिया गया था और काफ़ी संघर्ष के बाद मजदूर पुरुषों को भी यह अधिकार मिला। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत में आज़ादी के कुछ ही समय बाद देश के सभी स्त्री पुरुष को, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, वोट देने का अधिकार दे दिया गया। संविधान की दूसरी विशेषता यह थी कि उसमें तमाम जातियों, धर्मों या किसी भी तरह की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना जाएगा। भारत के कुछ लोग चाहते थे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था हिंदू आदर्शों पर आधारित हो और भारत को एक हिंदू देश घोषित किया जाए। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण दिया, जिसका गठन ही एक खास समुदाय मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए किया गया था। परंतु भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का स्पष्ट मत था कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता और न ही बनना चाहिए। देखिए, संविधान की जो दूसरी विशेषता थी कि उसमें हर जाति, हर धर्म या किसी भी प्रकार के जो लोग थे उन सबको कानून की नज़रों में एक समान समझा गया था। ये जो भारत के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनका मानना था कि जो भारत था वो हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता और ना ही उसको बनना चाहिए। मुसलमानों के अलावा भारत में सिख और ईसाइयों की भी बड़ी संख्या थी। इसके अलावा पारसी, जैन तथा अन्य धर्मों के भी लोग थे। नई संविधान में इन सभी समुदायों के लोगों को भी वही अधिकार दिए गए जो अधिकार हिंदुओं को दिए गए थे। चाहे सरकारी या निजी क्षेत्र की नौकरियों का सवाल हो या कानून से संबंधित कोई मामला हो, इन सभी समुदाय के लोगों को भी वैसे ही अवसर देने का प्रावधान किया गया जैसा हिंदुओं को दिए जा रहे थे। देखिए,
भारत में हिंदुओं के अलावा सिख, ईसाई, पारसी, जैन और अन्य धर्मों के भी काफ़ी लोग थे और इन सबको समान अधिकार दिए गए जो हिंदुओं को दिए गए थे, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो या कोई कानून से संबंधित कोई मामला हो, सबको एक जैसे अधिकार दिए गए। आगे है कि संविधान की तीसरी विशेषता यह थी कि इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए भी विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी। भारत के सम्मान को कलंकित करने वाली छुआछूत के चलन को खत्म कर दिया गया था। अब तक हिंदुओं के मंदिरों में केवल ऊंची जातियों के लोग ही जाते थे, लेकिन अब उन्हें सभी लोगों के लिए खोल दिया गया। जिन्हें अब तक अछूत माना जाता था, अब वे भी मंदिरों में जा सकते थे। एक लंबी बहस के बाद संविधान सभा ने यह भी तय किया कि विधायिका की कुछ सीटें और सरकारी नौकरियों में कुछ हिस्सा निचली जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित किया जाए। कुछ लोगों की दलील थी कि अछूत, जिन्हें उन्हें उस समय हरिजन कहा जाता था, उम्मीदवारों के पास इतने अंक या शैक्षणिक योग्यता नहीं होती कि वे भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी प्रतिष्ठित नौकरियों में जा सके। परंतु जैसा कि संविधान सभा के सदस्य H.J. खांडेकर ने कहा था कि हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार हैं। अपने सुविधा संपन्न सहकर्मियों को संबोधित करते हुए खांडेकर ने कहा था कि हमें हजारों साल तक दबाकर रखा गया है। आप लोगों ने हमें अपनी सेवाओं में लगाए रखा और हमें इस कदर दबाया कि अब हम न केवल अपने मस्तिष्क और शरीर बल्कि हमारा हृदय भी काम नहीं करता और न ही हम आगे बढ़ पाने में सक्षम हैं। देखिए, संविधान की तीसरी विशेषता थी कि इसमें हर तबके के लिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो छुआछूत वाले जो चलन था उस समय, उस सबको खत्म कर दिया गया था। अब उनको मंदिरों में जाने की भी आज्ञा मिल चुकी थी और वो पहले वो सिर्फ ऊंची जाति के लोग ही मंदिरों में जानते थे। उसके बाद विधायिका की कुछ सीटें और सरकारी नौकरियों में कुछ हिस्सा भी निचली जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित कर दिया गया था। उस समय जो लोगों की दलील थी, जिसे अछूत कहते थे या हरिजन कहा जाता था, वो कहते कि उम्मीदवारों के पास इतने शैक्षणिक योग्यता नहीं है, कि वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि वो भारत की प्रशासनिक सेवा जैसी नौकरियों में जा सके। परंतु संविधान सभा में के सदस्य थे जो H.J. खांडेकर, उन्होंने कहा था कि हरिजनों की जो अक्षमता है उसके लिए ऊंची जातियां ही जिम्मेदार हैं और उनको अपने सहकर्मियों को मतलब संबोधित करते हुए कहा कि ये हजारों सालों तक उनको इतना दबा कर रखा गया कि इसकी वजह से उनका मस्तिष्क और शरीर ही नहीं बल्कि हृदय भी काम नहीं कर पाता। भूतपूर्व अछूतों के साथ साथ आदिवासियों या अनुसूचित जातियों को भी विधायिका और नौकरियों में आरक्षण दिया गया। अनुसूचित जातियों की तरह इन भारतीयों को भी वंचित रखा गया था और उनके साथ भेदभाव किया गया था। आदिवासी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा से वंचित थे। उनके जमीन और जंगलों पर समुदाय से बाहर के ताकतवर लोगों का कब्जा होता जा रहा था। संविधान ने उन्हें जो नए अधिकार मिले, उनका उद्देश्य इस स्थिति में सुधार लाने का था। देखिए, अछूतों के साथ साथ जो आदिवासी थे और जो अनुसूचित जनजातियां थी, उनको भी विधायिका और नौकरियों में वे सभी समान आरक्षण दिए गए, क्योंकि ये सब लोग भी स्वास्थ्य, शिक्षा और जो आधुनिक जो भी तकनीकी थी उससे वंचित थे और इसलिए संविधान ने उनको सभी अधिकार दिए गए जिससे उनकी स्थिति में सुधार हो सकता था। संविधान सभा के सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों और अधिकारों के बंटवारे पर भी लंबी चर्चा की। कुछ लोगों का मानना था कि केंद्र का हित सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए। उनका कहना था कि यदि केंद्र मजबूत होगा तभी वह पूरे देश की उन्नति के लिए सोचने और योजना बनाने में सक्षम होगा। कई अन्य सदस्यों का मानना था कि राज्यों को ज़्यादा स्वायत्तता और आज़ादी मिलनी चाहिए। मैसूर के एक सदस्य का मानना था कि मौजूदा व्यवस्था में लोकतंत्र दिल्ली में केंद्रित है और इसलिए बाकी देश में वह इसी भावना और अर्थ में साकार नहीं हो पा रहा है। देखिए, जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन्होंने कहा कि जो केंद्र और राज्य सरकारों को भी शक्तियां और अधिकारों के जो बंटवारे हैं वहाँ पर एक चर्चा कर देनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि जो केंद्र के हित में है वो अधिकार वो सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए और यदि केंद्र मजबूत होगा तो पूरा देश भी उन्नति के लिए सोचेगा और योजना बनाने में सक्षम होगा। और कई सदस्य मानते थे कि राज्यों को भी आज़ादी मिलनी चाहिए, इससे जो बाकी देश है उसमें भावना और अर्थ में जो साकार है वो नहीं हो पा रहा था। आगे है चित्र 3,
बी आर अम्बेडकर को प्यार से लोग बाबा साहब के नाम से पुकारते थे। वह एक मराठी भाषी दलित परिवार से थे। डॉक्टर अम्बेडकर एक जाने माने वकील और अर्थशास्त्री थे। उन्हें दलितों का एक महान नेता और भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। आगे है कि मद्रास के एक सदस्य का आग्रह था कि राज्य स्तर पर लोगों की कुशल क्षेम का प्रारंभिक भार प्रांतीय सरकारों के ऊपर ही होना चाहिए। इन मतभेदों को दूर करने के लिए संविधान में विभिन्न भाषाओं की 3 सूचियों में बांट दिया गया: केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में कराधान, रक्षा और विदेशी मामले आदि को रखा गया। ये ऐसे विषय थे जो केवल केंद्र सरकार के अधीन थे। राज्य सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय लिए गए जिनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों के ऊपर थी। समवर्ती सूची में वन और कृषि आदि ऐसे विषयों को रखा गया जिनके बारे में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकती थी। देखिए, इन मतभेदों को दूर करने के लिए 3 सूचियां बांट दी गई: केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और जो अधिकार थे, जैसे रक्षा का, विदेशी मामले या कराधान का था, वो केंद्र पर रखा गया, केंद्र सूची में आया। और जो विषय थे जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य है, उनकी जो जिम्मेदारी थी वो ज़्यादातर राज्य सरकार के ऊपर होती थी। वन एवं कृषि जैसे जो विषय थे जिनके बारे में केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही संयुक्त रूप से फैसला ले सकते थे। संविधान सभा में भाषा के सवाल पर बड़ी तीखी बहस हुई। बहुत सारे लोगों का मानना था कि अंग्रेजी के साथ अंग्रेजी भाषा को भी विदा कर देना चाहिए। उनका कहना था कि अंग्रेजी की जगह हिंदी को अपनाया जाए, परंतु जो लोग हिंदी नहीं बोलते थे उनकी राय अलग थी। संविधान सभा में बोलते हुए टी कृष्णामाचारी ने दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी देते हुए कहा, अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो वहाँ के बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। इस विवाद से बचने के लिए आखिरकार बीच का रास्ता निकाला गया। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भी भारत की राजभाषा का दर्जा दिया, जबकि अदालतों, सेवाओं, विभिन्न राज्यों के बीच संचार आदि के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल का फैसला लिया गया। आगे है कि संविधान की रचना में बहुत सारे भारतीयों ने योगदान दिया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का था, जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और जिनके नेतृत्व में दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया था। संविधान सभा के सामने अपने आखिरी भाषण में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है। यदि लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाता है तो इससे अमीर, गरीब या ऊंची और नीची जातियों का फासला अपने आप खत्म नहीं हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नए संविधान के साथ भारत अंत विरोधियों में एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक व आर्थिक जीवन में भी हम असमानता की राह पर चलेंगे। राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य के सिद्धांत का पालन करेंगे। इसके विपरीत अपने सामाजिक व आर्थिक संरचना के फलस्वरूप हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति, एक मूल्य के सिद्धांत का निषेध करते रहेंगे। आगे है कि राज्यों का गठन कैसे किया जाए। 1920 के दशक में स्वतंत्रता संघर्ष की मुख्य पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि जैसे ही देश आज़ाद हो जाएगा, प्रत्येक बड़े भाषा समूह का अपना अलग प्रांत होगा। आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस ने इस आश्वासन को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि भारत धर्म के आधार पर बंट चुका था। इसलिए महात्मा गांधी की तमाम इच्छाओं और प्रयासों के बावजूद यह स्वतंत्रता एक राष्ट्र को नहीं बल्कि 2 राष्ट्रों को मिल रही थी। देश विभाजन के फलस्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुए भीषण दंगों में 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। एक ऐसे में यह चिंता स्वाभाविक थी कि क्या हमारा देश भाषा के आधार पर इस तरह के बंटवारे झेल सकता था। देखिए, 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि जैसे ही देश आज़ाद हो जाएगा तो प्रत्येक बड़े भाषा समूह के हिसाब से अलग अलग प्रांत होगा। लेकिन जब आज़ादी मिली तो हिंदू और मुसलमान आपस में बंट चुके थे, तो फिर सबको लगा कि क्या हमारा देश जो भाषा के आधार पर इस तरह के अगर बंटवारे होंगे तो उसको झेल सकेगा। फिर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों की गठन की नीति के विरोधी थे। विभाजन के बाद नेहरू ने कहा था कि उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठ रही हैं, जिन पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्र को शक्तिशाली और एकजुट होना चाहिए, वरना जैसे कि पटेल ने कहा कि इस समय भारत की पहली और आखिरी जरूरत यह है कि उसे एक राष्ट्र बनाया जाए। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली हर चीज़ आगे बढ़नी चाहिए और उसके रास्ते में
रुकावट डालने वाली हर चीज़ को खारिज किया जाना चाहिए। हमने यही कसौटी भाषीय प्रांतों के सवालों पर भी अपनाई है और इस कसौटी के हिसाब से हमारी राय में इस मांग का समर्थन नहीं दिया जाना चाहिए। देखिए, जो भारत के उस टाइम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल जी थे, वो दोनों ही इसके विरुद्ध थे कि जो भारत था उसको अलग अलग भाषाओं के हिसाब से अलग अलग प्रांतों में बांट दिया जाना चाहिए, क्योंकि उस समय जो भारत की जरूरत थी वो उसको एक राष्ट्र बनाए रखने की थी और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए हर चीज़ आगे बढ़नी चाहिए और उसके रास्ते में जो भी रुकावट हैं उनको खारिज कर दिया जाना चाहिए। इसी वजह से जो ये राय थी और जो ये मांग थी उसको समर्थन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कांग्रेस के नेता अपने वायदे से पीछे हट रहे थे, इसलिए जगह जगह असंतोष पैदा हुआ। कन्नड़ भाषी, मलयालम भाषी, मराठी भाषी सभी अपने अपने राज्य के इंतजार में थे। सबसे गहरा असंतोष मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी जिलों में दिखाई दिया। जब 1952 के आम चुनावों में नेहरू वहां चुनाव प्रचार के लिए गए तो लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और हमें आंध्र चाहिए के नारे लगाए। उसी साल अक्टूबर में वयोवृद्ध गांधीवाद पोट्टी श्री रामुलु तेलुगु भाषियों के हितों की रक्षा के लिए आंध्र राज्य के गठन की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए। जैसे जैसे अनशन आगे बढ़ा, बहुत सारे लोग श्री रामुलु के समर्थन में आगे आने लगे। जैसे जैसे लोग हड़ताल करने लगे और जुलूस निकालने लगे। देखिए, अब जैसे कांग्रेस के नेता अपने वादे से पीछे हट रहे थे तो इस वजह से जगह जगह असंतोष पैदा हुआ। अलग अलग भाषा के लोग अपने अपने राज्य का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में हुआ कि वहाँ पे हमें आंध्र प्रदेश चाहिए के नारे लगते गए और लोग भूख हड़ताल पर और जगह जगह जुलूस निकालने लगे। इनमें सबसे ज़्यादा आगे आए गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामुलु तेलुगु भाषाओं के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए और अनशन पर ही उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे है कि 58 दिन के अनशन के बाद 15 सितंबर 1952 को पोट्टी श्रीरामुलु का देहांत हो गया। जैसे कि एक अखबार ने लिखा था कि श्रीरामुलु के देहांत की खबर ने पूरे आंध्र को अस्त व्यस्त कर डाला। विरोध इतना व्यापक और गहरा हो गया था कि केंद्र सरकार को आखिरकार यह मांग माननी पड़ी। इस तरह 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ जो बाद में आंध्र प्रदेश बना। आंध्र की स्थापना के बाद अन्य भाषाई समुदाय भी अपने अपने अलग राज्यों की मांग करने लगे। फलस्वरूप एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ जिसने 1956 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। आयोग ने सुझाव दिया कि असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषियों के लोग अलग अलग प्रांतों का गठन करने के लिए उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। उत्तर भारत के विशाल हिंदी भाषी क्षेत्र को बांटकर कई राज्य बना दिए गए। कुछ समय बाद 1960 के बंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी 2 अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया। 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा को अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई। पंजाब और पंजाबी भाषियों, जिनमें से ज़्यादातर सिख थे, और हरियाणा में हरियाणवी और हिंदी बोलने वालों की बहुतायत थी। देखिए, जब आंध्र प्रदेश बन गया तो देश में अलग अलग समुदाय, भाषीय समुदाय भी अपने अलग अलग राज्यों की मांग करने लगे थे, जिसके कारण एक आयोग का गठन किया गया और आयोग ने सुझाव दिया कि भाषा के हिसाब से और अलग अलग प्रांतों का गठन करने के लिए जिलों और प्रांतों की सीमा को दोबारा से तय किया जाएगा। और फिर पंजाब, हरियाणा, बम्बई, गुजरात अलग अलग राज्य बना दिए गए। आगे है, इसमें दिख रहा है कि भारतीय भाषीय राज्यों का गठन 14 अगस्त 1947 से पहले भारतीय प्रांतीय रियासतें, ये पिंक वाली हैं रियासतें और येलो वाली हैं ब्रिटिश भारत। फिर है, देखिए कितना बदलाव हो रखा है इसमें। जब रियासतों, ये 1956 में पहला भारतीय राज्य, ये भूतपूर्व जो रियासतें सिर्फ वो बच गई थी और जो येलो वाले थे वो राज्य थे। ये येलो वाले अब राज्य काफ़ी बन चुके थे। आगे है कि 1975 में भारतीय राज्य, 1975 तक आते आते लगभग ये जो रियासतें थी वो ख़त्म हो गई थी और वो सब भारत के राज्य बन चुके थे। चित्र 6, महानदी के पानी को रोकने के लिए बनाया गया पुल। स्वतंत्र भारत में पुल और बांध विकास का प्रतीक बन गए थे। विकास की योजनाएं बनाना,
भारत और भारतीयों के गरीबों से मुक्त कराने के लिए आधुनिक तकनीकी एवं औद्योगिक आधार निर्मित करना नए भारत का एक बड़ा लक्ष्य था। 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया। इसके बारे में ज़्यादातर सहमति थी कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चलेगा। यहाँ राज्य और निजी क्षेत्र दोनों ही उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण और परस्पर पूरक भूमिका अदा करेंगे। किस क्षेत्र की क्या भूमिका होगी, अर्थात कौन सा उद्योग सरकार के द्वारा और कौन से उद्योग बाजार द्वारा यानी निजी उद्योगपतियों द्वारा चलाए जाएंगे, विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच किस तरह का संतुलन बनाया जाएगा, इन सबको परिभाषित करना योजना आयोग का काम था। देखिए, भारत में अब विकास के लिए एक योजना आयोग बनाया गया और किसका क्या काम होगा, ये सब योजना आयोग का अंडर आता था। चित्र 7 में है गांधी सागर बांध पर चल रहा काम। मध्य प्रदेश स्थित चंबल नदी पर बनाए गए 4 बांधों में से यह पहला था। इसका निर्माण 1960 में पूरा हो गया था। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। इस योजना में इस्पात जैसे भारी उद्योगों और विशाल बांध परियोजनाओं आदि पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। ये काम सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत रखे गए। भारी उद्योग पर यह जोर और अर्थव्यवस्था के राजस्व नियंत्रण की कोशिशें अगले कुछ दशकों तक आर्थिक नीति को प्रभावित करती रही। इस पद्धति के बहुत सारे समर्थक थे, जो कुछ मुखर विरोधी भी थे। कुछ लोगों को लगता था कि इस प्रणाली में खेती पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा रहा। देखिए, 1956 में दूसरी 5 वर्षीय योजना बनी और इसमें उद्योगों और बांध जैसी परियोजनाओं पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था, लेकिन कुछ लोगों को लगता था कि खेती पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा। आगे है, कुछ लोगों का कहना था कि प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा हो रही है। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि आर्थिक नीतियों के कारण पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभावों का उचित ध्यान नहीं दिया गया है। महात्मा गांधी के अनुयायी मीरा बहन ने 1949 में लिखा था कि विज्ञान और मशीनरी के द्वारा उसे मानवता का कुछ समय तक भारी फायदा हो सकता है, लेकिन आखिरकार तबाही भी मिलेगी। हमें कुदरत के संतुलन का अध्ययन करके उसके नियमों के हिसाब से अपनी जिंदगी चलानी चाहिए, तभी हम स्वस्थ और नैतिक रूप से सब सभ्य प्रजातियों के रूप में जीवित रह पाएंगे।